अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक ऐसे यूट्यूबर मौजूद हैं कि जिन्होंने जिसका भी इंटरव्यू किया वो वायरल गया। वैसे तो बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं और सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कॉमर्स की फील्ड में खासी महारत रखते हैं और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। 2012 में उन्होंने अमेजॉन पर काम करना शुरू किया और करीबन 500 के करीब प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर भावलपुर चोलिस्तान से है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज अहमद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाफिज साहब, दीनी तालीम कैसे आपने हासिल की और उसके बाद फिर दुनियावी तालीम और उसमें इतनी सक्सेस, कैसे ये सफ़र रहा? ये सब चीज़ें बस वक्त के साथ साथ ही चलती रही, कोई प्लान नहीं था। जिस तरह हमने देखा कि जो बंदा जो काम कर रहा है हम भी उसी काम पे लग गए। जिस महल्ले में रहते थे वहाँ पे 3-4 लोगों ने आईकॉम में एडमिशन लिया, तो मैंने भी मैट्रिक के बाद आईकॉम में ले लिया। उसके बाद बीए कर लिया, फिर एमए इस्लामियात किया, इसलिए कि शायद कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा चले एमए इस्लामियात में एडमिशन मिल रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, वो ले लिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था आईटी का, ई कॉमर्स का। बीए में 3 दफ़ा आपने अटेम्प्ट किया? जी बिल्कुल, 3 दफ़ा किया। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और 3rd अटेम्प्ट में मैंने पास की इंग्लिश। बस अनफॉर्चुनेटली यहाँ का सिस्टम भी ऐसा ही है, निज़ाम तालीम भी ऐसा है कि आपको एक वो रट्टा लगाना पड़ता है, रट्टा नहीं लगाया तो आप। अब उसके बाद मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉमर्स और आईटी की फील्ड में आया, जहाँ पे मैंने अपने पैशन के साथ और शौक से चीज़ें की, तो वहाँ पे मुझे कभी इस तरह का फेलियर देखने को नहीं मिला। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तक सब। आपने शुरू में कहा ना यूट्यूबर, मैं आपको इस एक मज़े की बात बताता हूँ जी। हम एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे लाहौर एयरपोर्ट पर। हम इमिग्रेशन क्रॉस करके ना आगे एक और ऑफिसर खड़े होते हैं, वो भी कभी कभार आपके पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं। फैमिली मेरे साथ थी, तो उसने कहा आप यूट्यूबर हैं ना? तो मैंने कहा जी। तो मेरी मिसेस को बहुत गुस्सा आया इस बात से। वहाँ निकल के मुझे कहती है इसने आपको यूट्यूबर क्यों बोला है? मैंने कहा उसकी मर्जी, अब मैं उसे कह तो नहीं सकता था। कहती नहीं, आप उन्हें बताया करें कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप यूट्यूबर नहीं हैं। तो मैं यूट्यूब पे हूँ, लेकिन बकौल मिसेस के मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूबर तो एक आप कह लेना कि वो उर्फ आम बन चुका है। मैंने आपको मजाक एक बात बताई है, तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो जाता है। बाकी ज़्यादा यूट्यूब पे हैं तो ऑफकोर्स यूट्यूबर हैं। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी मिसेस है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है माशाल्लाह, और छोटा भाई भी, उसकी मिसेस है, उसके 2 बच्चे हैं, अम्मी अब्बू हैं और छोटी सिस्टर है। उसका निकाह हो गया, अभी वो इंशाल्लाह 2-3 महीने में उसकी रुखसती हो जाएगी। अच्छा माशाल्लाह। तो आपका अभी भी जो आबाई घर है वो चोलिस्तान में है? जी जी बिल्कुल, वहीं पे चोलिस्तान में है। तो वहाँ के माहौल में और अब आपकी जो ज़िंदगी है, अब जो माहौल है, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, हमने तो शुरू से माहौल देखा नहीं चोलिस्तान वाला ना। अच्छा। मैं वहाँ पे पैदा हुआ था, बचपन में हम लोग लाहौर में आ गए थे, तो हम लोग लाहौर में पले बड़े, लेकिन जाते रहते हैं अक्सर ही, कोई खुशी कमी हो तो वहाँ पे जाते हैं। वैसे भी बगैर वजह के भी चले जाते हैं, 2-2 3 दिन वहाँ पे गुजारते हैं। ज़ाहिर है वहाँ का माहौल अगर आप देखें तो हमें बड़ा एक मुश्किल लगेगा वहाँ पे रहना। इंजॉय करना तो बहुत अच्छा है, एक दिन जाएँ व्लॉग करें, बहुत अच्छा है, कैमरे के सामने तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफ कैमरा बड़ी मुश्किल लाइफ है। वहाँ पे बिजली नहीं है, कुछ गाँव में अभी आ गई है, कुछ घरों में आ गई है, लेकिन पीने का साफ पानी नहीं है। वहाँ पे भी काम हो रहा है, फिल्टर वगैरह लगे, लेकिन उस तरीके से वो आप लाइफ यहाँ पे आपका जब दिल करे लाहौर में कुछ ऑर्डर कर लें खाने को, कहीं खाने पे चले जाएं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का जो जरिया माश है वो भेड़ बकरियाँ, ये है भेड़ बकरियाँ चराना, फसलें वगैरह काश्त करना। औरतें जो है वहाँ की वो कपास चुनना जिसे कहते हैं, वो जाके कपास चुनती हैं, वहाँ से कुछ पैसे बनाती हैं। तो बड़ा एक मुश्किल लाइफस्टाइल है वहाँ पे। अच्छा, आपने किस उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया? मैंने 12 साल की उम्र में, मैं 88 की पैदाइश है मेरी, और वो भी मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी पता नहीं है एग्जैक्ट। अच्छा। ज़्यादा बाद में तो कोई बना ली, क्योंकि गांव में पैदा हुआ था ना चोलिस्तान में, तो वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं था, ट्रेंड ही नहीं था ना किसी को कुछ पता हो। बस इतना बताया घर वालों ने कि शदीद गर्मियाँ थी, जून जुलाई के महीने थे, बस उस वक्त पैदा हुआ था 88 में। तो वो फिर मैंने कोई भी अपनी जब मैट्रिक एडमिशन जा रहा था तो एक रफली जो आइडिया था कि अच्छा ये होगी, वो करके रख ली। वो जो कहते थे ना कि आमों के मौसम में पैदा हो गया, पहले ज़माने में। जी जी बिल्कुल, तो ये शदीद गर्मी के मौसम में पैदा हुआ चोलिस्तान में, इसलिए। तो अगर उसके मुताबिक भी रखें 88 के मुताबिक, तो 2000 में मैंने हिफ्ज़ किया, 12-13 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर से हिफ्ज़ किया क्योंकि लाहौर में रह रहे थे। उसके बाद फिर आगे अपनी स्कूलिंग और फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया या कॉमर्स की फील्ड में आए, ये क्या चक्कर था? मैं तो ई कॉमर्स में बहुत पहले से हूँ, 2012 से तो मैं अपना कर रहा हूँ ना। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आया था मेरे ख्याल है 2018-19 में। अच्छा। 18-19 में मैंने फेसबुक और यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस बनाना शुरू की कि जी आप ई कॉमर्स का काम ऐसे कर सकते हैं, आप अमेजोन पे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के पैसे ऐसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, पेपाल पे अकाउंट ऐसे बनाना है, ये प्रोडक्ट ऐसे ऐड ऐसे चलाने, हंट ऐसे करने, ये चीज़ें मैं बताता था। और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी मैं जा रहा था तब से। तो ये सब आपने खुद कहाँ से सीखा? खुद ये प्रैक्टिकली सीखा मैंने 2012 में पैकिंग की जॉब करके यूके में। मैं यूके में था, वहाँ पे एक वेयर हाउस में जॉब करता था जहाँ पे अमेजोन पे जो प्रोडक्ट बिकती थी मैं उनको पैक किया करता था। तो मैंने प्रैक्टिकली उस ऑफिस के अंदर रह के, उस माहौल में रह के सीखा, किसी इंस्टीट्यूट से किसी जगह पे जाके नहीं सीखा। और फिर पाकिस्तान आके जब लोगों को गाइड करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पॉडकास्ट का जो आपने यूट्यूब का सवाल किया ना, सोशल मीडिया, ये तो बिल्कुल अचानक शुरू हुआ। ऐसे जिस तरह आज आपकी पॉडकास्ट में बैठा हूँ, ऐसे एक दोस्त की पॉडकास्ट में बैठा था, वो बेचारा उसको चला नहीं सका,
अच्छा। वो उसमें बातें ऐसी हो गई थी कि उसने कहा यार मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि जिनकी बातें हो रही थी वो भी उसके दोस्त थे, दूसरी पार्टी भी मेरा भी वो दोस्त था। उसने कहा यार ये ना फिर मसाइल हो जाएंगे, तो मैं ख़यानत नहीं करूंगा, मैं इसमें कट नहीं करूंगा, या चला दूंगा या नहीं चलाऊंगा। उससे फिर नहीं चलाई। मेरे पास ऑफिस पहले से था, एसईओ की टीम मेरे पास, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर सारे मेरे पास थे, क्योंकि ऑनलाइन अमेजोन पे तो हम बेच रहे थे जी। सोशल मीडिया के लिए भी हमें सारी टीम चाहिए होती थी। तो मैंने आके टीम से कहा, मैंने कहा जी जाए जी नए बाइक खरीद के आए। वो नए बाइक लेके आ गया और बस अगले दिन से हमने पॉडकास्ट शुरू कर दी। पीआर मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि अच्छी थी मेरी, टीवी चैनल्स पे जा रहा था, तो मुझे गेस्ट अरेंज करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आई। अच्छा, ज़रा जनरली हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कॉमर्स की फील्ड बेसिकली क्या है और हम इंटरनेट के जरिए अर्निंग कैसे कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ई कॉमर्स जिसमें इंटरनेट या टेलीफोन इन्वॉल्व हो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग, फॉर एग्जांपल एक शॉप है, वहाँ पे समा के हम एग्जांपल लेते हैं, ये वहाँ पे समा के मग पड़े हुए हैं, कोई भी बंदा जाएगा वहाँ से खरीद लेगा जी। अब ये ई कॉमर्स नहीं है, क्योंकि आपको शॉप पे जाना है और वहाँ से खरीद के आनी है। ई कॉमर्स ये कि आप इसको फेसबुक पे डाल दें, इंस्टाग्राम पे डाल दें, टिकटॉक पे डाल दें, जी हमारे पास ये समा का कप है, ये आपको इतने में मिलेगा और आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। सादा अल्फाज में ये ई कॉमर्स है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप ऑनलाइन बेचें और आपका बायर पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी बैठ के उसे खरीद सके, तो ये ई कॉमर्स है। इसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं, खाली प्रोडक्ट नहीं है। आप अच्छा कंटेंट लिख सकती हैं, तो आप अपवर्क पे जाके, फाइवर पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाती हैं कि मुझे अच्छा कंटेंट लिखना आता है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, आप मुझे दें, मैं आपको उस पर कंटेंट लिख के दे दूंगी। अब आपने कंटेंट लिख के दे दिए, ये भी ई कॉमर्स है, क्योंकि आप ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट ही बेचें या खरीदें, आप सर्विसेज बेच सकते हैं। अच्छा, सर्विसेज बेचने में कई लोग कहते हैं जी हमारे पास कोई भी स्किल नहीं है, तो आपको स्किल सीख लें। अच्छा, स्किल सीखने के लिए मैं ये नहीं कहता सारे अमेज़न सीखें, नहीं, आप पहले अपना पैशन देखें, अपना शौक देखें कि तो इसके लिए स्पेसिफिक आपको आइडियाज जनरेट करना पड़ेंगे। हाँ, पहले आप अपने आप को देखें कि आपका शौक किसके अंदर है। किसी ना किसी चीज़ में तो बंदे का शौक होता है ना, जो भी इंटरनेट या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कोई बंदा कहेगा यार मुझे ना डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें। आपको मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप कुछ और सीखें, क्योंकि आपका शौक डिज़ाइनिंग के अंदर है। एक बंदा कहता है मुझे लगता है कि मैं वेबसाइट अच्छी बना सकता हूँ, आप वो काम सीखें। एक बंदा कहता है मुझे वीडियो एडिटिंग अच्छी समझ आती है। अब देखिए, हम यहाँ पे एग्जांपल है, ये पॉडकास्ट हो रही है, ठीक है, आपके पास एक स्टूडियो है, आपके पास एक ऑफिस है, यहाँ पे पॉडकास्ट एडिट हो जाएगी जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो अपने पॉडकास्ट उठाएंगे, वी ट्रांसफर करेंगे वाया इंटरनेट किसी बंदे को किसी दूसरे शहर में, उसे कहेंगे यार एडिट करके भेज दो, वो एडिट करके आपको भेज देगा, वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो वीडियो एडिटर भी फ्रीलांसर हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनर भी हो सकता है, वेब डेवलपर भी हो सकता है, मोबाइल ऐप डेवलपर भी हो सकता है। इंटरनेशनल क्लाइंट को अगर आप सर्विसेज देते हैं तो आप डॉलर्स में पैसे बना सकते हैं। यानी मैं डिजाइनर्स को या जिसके पास कोई भी स्किल है उनको ये कहता हूं कि आप अपवर्क, फाइवर पे इंटरनेशनल क्लाइंट हंट करें। पाकिस्तान में कोशिश करें काम ना करें आप, क्योंकि यहाँ पे आपको वही पीकेआर में पैसे मिलने हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट आपको डॉलर्स में पैसे देगा, आपके मुल्क का भी फायदा होगा, इन्फ्लेशन होती रहे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डॉलर्स में कमा रहे हैं। जो बंदा आज से 2-3 साल पहले या 4 साल पहले $1000 कमाता था, वो कमाता था 1,60,000 रुपये, 1,70,000 रुपये। अब उसका $1,000 भी अगर हम मान लें कि उसने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई, तो फिर भी वो 2.25 लाख रुपए कमा रहा है या 3 लाख रुपए, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया। ऐसे ही है। तो आप पाकिस्तान में बैठ के कोई भी सर्विसेज, कोई भी स्किल आपके पास है या आप सीख लें। अच्छा, इसके लिए जो है वो डिग्री की जरूरत है, पढ़े लिखे होना इसके लिए कंपलसरी है? इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, अब बल्कि ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग हैं ना फ्रीलांसिंग में, वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। मैं मिडिल पास बच्चों को भी जानता हूँ जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। मैट्रिक इंटर तो बहुत सारे हैं, उसके एक रीजन है। जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पेंट कोट और टाई वाली जॉब करनी है। अब वो टाई वाली जॉब तो कर लेगा, लेकिन उससे वो हैंड टू माउथ लाइफ गुजार है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। मेरा एक दोस्त है बैंक के अंदर, उसके एक दोस्त का आगे दोस्त है, वो एक दिन मेरे पास बैठे थे, मैंने पूछा कितनी सैलरी है, उसने कहा 90,000। मैंने कहा कितने साल हो गए, कहता 12 साल। उसको एक बैंक के अंदर 12 साल हो गए और वो 90,000 कमा रहा है। फ्रीलांसिंग में तो बच्चे 3 से 6 महीने में लाख, 1.5 लाख रुपए, $400-500 आसानी से, मैं बड़ी बातें नहीं बता रहा, 10,000, 20,000, $30,000 नहीं, 500,000 कमाना तो मसला ही नहीं है। तो ज्यादातर वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होती, तो वो कहते हैं ठीक है हम फ्रीलांसिंग करते हैं। तो वो ये तो बात आपने की ना पढ़े लिखे लोगों की, जो जिनके पास डिग्रीज नहीं होती, वो भी कहीं ना कहीं रिलक्टेंट होते हैं, वो भी कोई रिस्क लेने में या कोई नया काम शुरू करने में हेजिटेंट होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो इंग्लिश पढ़ने में भी कहीं ना कहीं वो घबरा रहे होते हैं कि ये सब काम तो इंग्लिश में होते हैं, ये एड्स का काम, मार्केटिंग का काम। नहीं, इंग्लिश तो इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको स्किल चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप ऑनलाइन अप्लाई करती हैं एक जॉब, अपवर्क पे आपका क्लाइंट आता है, वो आपसे बातचीत करता है, आप उसे कहते हैं मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उसे कहते हैं जी मुझे आप लिख के भेज दें, मैं आपको लिख के रिप्लाई कर दूंगी। आपने चैट जीपीटी या गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया, उसको लिख के भेज दिया। उसका काम था कि मेरा ये काम है, काम करना आपको आता है। और ऑन दी अदर हैंड मैं हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं उसके साथ परफेक्ट इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन जो काम देता मुझे नहीं आता, तो वो किसको हायर करेगा? जिसको काम आता है। उसको जबान से कोई लेना देना नहीं, उसको पता है हमारी मादरी जुबान इंग्लिश नहीं है।
तो इंग्लिश लैंग्वेज फ्रीलांसिंग के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं एक लड़के को जानता हूँ मुजफ्फरगढ़ का, मैं उसकी वीडियो मेरे साथ मौजूद है मेरे यूट्यूब पे, हमारा स्टूडेंट था, मेरे ख्याल प्राइमरी पास है, मिडिल पास है, वहाँ पे किसी मस्जिद में इमाम था, तो वो उसने इसी तरह ऑनलाइन कहीं देखा, आ गया, सीखता रहा। अब वो एक अपने क्लाइंट के साथ अरबी में बातें करते हैं, एक के साथ इंग्लिश में, ना उसे इंग्लिश की एबीसी आती है ना अरबी की अलिफ आती है उसे। चैट जीपीटी जिंदाबाद, गूगल ट्रांसलेटर, वो उसे ईमेल करते हैं, ये उसको ट्रांसलेट करता है उर्दू में, अपना जवाब उर्दू में लिखता है, अरबी में ट्रांसलेट करके उनको भेजता है और फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो अगर आपके पास स्किल्स है ना, आपको काम आता है, तो लैंग्वेज बिल्कुल मैटर नहीं करती। ठीक है, अभी करीबन आप 500 के करीब जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, उसके बारे में बताइए, ये क्या फॉर्मूला है ताकि हमारे व्यूवर्स भी कुछ सीख सकें। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड हो जाती है कि जो लोग अमेजोन पे सेल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट हंट करनी होती है प्रॉपर। ऐसे नहीं होता कि मैं बैठा हूँ मेरे पास ये समा का कप है, मैं कहता हूँ समा का कप बेच देता हूँ, नहीं। मुझे पहले जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ड है, डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, उनके इस्तेमाल से चेक करना पड़ेगा कि इसकी डिमांड कितनी है। अच्छा। इसके साथ के जो बाकी कप्स मार्केट में लोग बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं। अगर उनको नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव रिव्यू आता है कस्टमर की तरफ से, तो वो क्यों आता है, ये जाके पूरी रिसर्च करके उसके बाद बाज़ दफ़ा हमें 6-6 महीने लग जाते हैं एक प्रोडक्ट हंट करने में। बाज़ दफ़ा होता है कि हमें एक महीने में 10 प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किसकी नहीं है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। ये एक लंबा टेक्निकल प्रोसेस है, अगर कोई देखना चाहे, सीखना चाहिए, इसको बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। digitskills.pk, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। यहाँ पे तमाम कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सब पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल है। तमाम कोर्सेज, वीडियो एडिटिंग भी आप सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी, जो कोर्स आपको करना है, वेब डेवलपमेंट, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से जाके पूरा कोर्स लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीखें और फ्रीलांसिंग करें। कौन सी प्रोडक्ट है जो अभी हाईली जो है वो डिमांड की जा रही है और जिसको सेल करके जो है वो फायदा हासिल किया जा सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आज हम बात करते हैं कि हम ये पानी की बोतल बेचेंगे, हमने डिसाइड कर लिया, हमने पूरी वर्किंग कर ली। आप कहते हैं जी ठीक है इसको कल लॉन्च करते हैं, आपको कोई काम पड़ जाता है, बिजी हो जाते हैं, 2 महीने बाद आप कहते हैं जी हफ्ता इसको लॉन्च करें। मैं कहूँगा अब दोबारा चेक करने पड़ेंगे स्टैट्स के अभी ये वायबल है कि नहीं है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि इसको बेचना शुरू कर दें। हाँ, नीश हम कह सकते हैं, होम एंड किचन, यानी होम एंड किचन की जो प्रोडक्ट है जो आपके घर और किचन से रेलिवेंट है, वो हमेशा से ज़्यादा डिमांड में होती हैं, उसकी सेलिंग भी ज़्यादा होती है, तो वो नीश हम कह सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम फाइनलाइज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास डेट ना हो कि किस डेट को लॉन्च करनी है और पूरी वर्किंग ना हो। अभी जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट का कितना मसला है और फिर जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं वहाँ पर वैसे भी ये मसला रहता है, तो इस दौरान हम कैसे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में? इसमें तो बस कुछ भी नहीं कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं कि इंटरनेट का मसला हल हो, क्योंकि देखें इंटरनेट आपके पास नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक मेरे तरह के और भी बहुत से लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। हमारे जैसे लोग हैं, हमें इंटरनेट जाने से उस लेवल का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे परमानेंट क्लाइंट है, हमारा परमानेंट ऑफिस है, सिस्टम है। हम जो काम करते हैं वो करते हैं प्रोजेक्ट बेस, कि हमने अपने क्लाइंट को कहा कि आपको इस काम का 30 डेज हमें चाहिए, या 45 डेज या 90 डेज या 60 डेज, कुछ भी, इतने दिनों के बाद आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी। अब उतने दिनों में 2 दिन 4 दिन इंटरनेट नहीं है, प्रॉब्लम होती है, थोड़े बहुत डिलेज आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। उस बंदे के बारे में सोचें जिसे हम कहते हैं दिहाड़ीदार मजदूर, फ्रीलांसर जो है, जिसने डेली के 2-3 लोगों को लोगो डिजाइन करके देना, उसे डेली की जॉब आनी है। वो सुबह उठा, उसने देखा जी उसे आया हुआ है एक कि जी समा की पॉडकास्ट का जो है ना वो लोगो चेंज हम करना चाह रहे हैं, जरा हमें नया लोगो तो डिजाइन करके दे दें। उस बंदे को सही इफेक्ट होता है जिसने डेली के 10-15, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो 2-3 दिन कुछ भी नहीं कमाएगा। वो अगर महीने का $300 कमा रहा है, $10 डेली का कमा रहा है, तो 3-4 दिन उसका गया तो वो 250 पे आ गया, 10 दिन इंटरनेट गया तो वो 200 पे आ गया, 15 दिन, और फिर खाली 200 या 150 की बात नहीं है। फाइवर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देता है वहां पे कि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला है, आप इनको काम ना दें वरना आपका काम लेट डिलीवर होगा। अब उसकी वजह से हमारे मुल्क के साख को भी नुकसान पहुंचता है। तो अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस शार्क को, अगर कभी मुझे शार्क मछली मिली तो उसे मैं समझाऊंगा कि यार कोई लिहाज किया करो, पाकिस्तान की तारें काट देती हो, किसी और की तारें जाके काटो, कर रहम करो हमारे ऊपर। अच्छा, एफबीआर जो है वो ऑनलाइन कमाई पर भी टैक्स लगाती है? 1% टैक्स होता है जो आपके बाहर से इनकम आती है। अच्छा, 1%, तो वो ऑलरेडी कट जाता है, बैंक उस वक्त आपको काट के देता है, आपको अपने रिटर्न्स में वो शो करना होता है कि ये मेरे पैसे हैं। अब वो तो आपके फॉरेन इनकम है ना, फॉरेन इनकम पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं अपना। तो 1% के हिसाब से आपका कितना टैक्स बन जाता है? अब मेरा टैक्स माशाल्लाह काफ़ी बन जाता है क्योंकि मैं यहाँ पे भी है, कुछ काम है, बाहर भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये बता दूँ, मेरा टैक्स जो है वो मिलियन से ऊपर होता है, माशाल्लाह मिलियंस में होता है। कभी ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हों बाहर से तो बैंक से फ़ोन आ जाता है? अब उस तरह से नहीं आता, क्योंकि ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बैंक से क्या सारी चीज़ें ही ऐसे हैं, इंक्वायरियां खुल जाती हैं कुछ लोगों की। तो नहीं ऐसा तो नहीं। अगर आपकी बिल देखें ना, अगर आपको यूट्यूब और फेसबुक से इनकम आ रही है, कोई आपको क्यों पूछ सकता है कि भाई एक इतने बड़े इदारे से आपका कंटेंट है कि आप कंटेंट बना रहे हैं, आपका फेसबुक यूट्यूब मोनेटाइज है, आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं, उस पर तो नहीं होता। हाँ, अगर कहीं से आ रहे हैं और पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं फिर तो हो सकता है। बैंक शुरू में तंग करते थे
और अभी भी शायद कुछ लोगों को करते हो, लेकिन अगेन वही बात है। और जब अनफॉर्चुनेट है, मैं ये बात प्राउडली नहीं बता रहा, ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बड़े अफसोस से ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप जाने पहचाने जाते हों तो लोग आपको तंग नहीं करते, और जब आप जान पहचान ना हो उससे पहले बहुत तंग करते थे। अब तो किसी ने फ़ोन करना भी हो तो वो देख लेते हो, कहते हैं नहीं भाई जान छुड़ाओ, बस काम करो, जान छुड़ाओ। तो लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना, जिन बेचारों के पास सोशल मीडिया नहीं है, जो आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके काम भी उसी तरह होने चाहिए जिस तरह हमारे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर रहे हैं और आप एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपके मंथली कितने एक्सपेंसेस होते हैं? एक्सपेंसेस मेरे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रैवलिंग पे होता है जब कभी आउट ऑफ कंट्री जाना हो या आउट ऑफ सिटी जाना हो, बाकी घर का तो नॉर्मल है, बस जो किसी भी घर का होता है। किसी भी घर का तो मोटिवेशन के तौर पर बताएं ना हमारे व्यूअर्स को। बेहतर घरों का ज़ाहिर है बेहतर होता है माशाल्लाह। ज़ाहिर है बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह भी होती है, बच्चों की स्कूलिंग है, बेटी के भी तो स्कूलिंग है, बेटा तो अभी छोटा है बिल्कुल। और उसके अलावा बाकी घर पे मेहमान वगैरह हैं तो अच्छा खाना वगैरह होता है, लाइफस्टाइल अच्छा है, बिजली का बिल काफ़ी आ जाता है, तो बस। फॉरेन ट्रैवल आप काफ़ी करते हैं, घूमते फिरते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गए हैं? मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, यूरोप गया हूँ, गल्फ़ भी सारा फिरा हुआ है, टर्की भी गया हूँ, जापान साउथ कोरिया की साइड भी घूमी हुई है, ये मलेशिया थाईलैंड साइड भी, नॉर्थ अमेरिका कनाडा भी होके आया हूँ, तो काफ़ी यूके काफ़ी सारे मुल्क देखे हुए। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा मुल्क आया? पसंद चेंज होती रहती है। अच्छा। मतलब पहले टर्की पसंद था। अच्छा। उसके बाद जब यूरोप जाके देखा तो उसमें स्विट्ज़रलैंड और फिर एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स वो बहुत पसंद आया। अभी कनाडा गया तो वो सबसे ज़्यादा पसंद आया, नायग्रा फॉल्स जाके देखी और फिर बाकी सारा, और ख़ासतौर पे वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तानियों का प्यार मिला और वो माहौल, तो ये चेंज होता रहता है, आप जहाँ पे जाते हैं आपको जिस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक। अच्छा, ऑनलाइन ब्लॉगर्स का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? ब्लॉगर्स का तो मेरे ख्याल में फ्यूचर, जब तक इंटरनेट है कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। ये तो हो सकता है कि आपको नीश चेंज करनी पड़े, यानी कि अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, किसी एक की कह लो उसे सारे बात समझ जाएंगे। आज से 2-3 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट था, या 4 साल पहले कि कोई बंदा 1 घंटे की पॉडकास्ट भी देखेगा। लोग शॉर्ट्स पे आ गए थे, रील्स पे आ गए थे, लेकिन अचानक कैसा ट्रेंड चेंज हुआ, फिर 1-1 घंटे की पॉडकास्ट चल रही है। अब हो सकता है 1-2 सालों के बाद पॉडकास्ट का ट्रेंड ना रहे, कोई और है तो हम भी उस तरफ चल पड़ेंगे, अनलेस कि वो मतलब साफ सुथरा हो, जिस तरह ट्रैवलॉग है, फूड व्लॉग है, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो भी चल रही हो, तो आपको यानी कि अप टू डेट रहना पड़ता है, आपको सोसाइटी के हिसाब से देखना पड़ता है कि अब क्या चल रहा है। अगर आप हो जाए नहीं जी मैंने तो बस इसी में रहना है, नहीं फिर आप पीछे रह जाते हैं। ट्रू। माशरे के साथ अच्छा, ई कॉमर्स के फील्ड में आप उन चंद लोगों में से हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को भी शेयर करते हैं, तो इस हवाले से कभी आपको कोई बैकलैश का सामना करना पड़ा हो? नहीं, मेरे पर्सनल लाइफ शेयर करने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो मैं हमारी सोसाइटी में अभी भी मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, मैंने लोगों को देखा हुआ है जो बेटी पैदा होने पे खुश नहीं होते या जिनको होता है, तो इसलिए उनको ज़रा जूता मारने के लिए ना, उन लोगों को समझाने के लिए भी और उनको तकलीफ़ देने के लिए भी कि भाई क्यों, क्या तकलीफ़ है तुम्हें, तो उनको यानी इस बात पे उन्हें अंदर से उन्हें ताकि रिग्रेट फील हो, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, उसके साथ में जो अच्छे मोमेंट्स है तो वो शेयर करता हूँ। अब तो आपका माशाल्लाह से बेटा हुआ है, पहले जी तो मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, थैंक यू। लेकिन मैं बेटी के पैदाइश इतना खुश था, मैंने इतनी मिठाइयाँ बांटी, और मैं अभी 2 दिन पहले मैं उसके साथ गया तो मैंने वो उसकी तस्वीर लगाई कि आज हम, और मैं उसके साथ जाता हूँ अकेले बासफ़ा। अच्छा। मैं और वो होते हैं, बस हम किसी कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, केक वगैरह खाते हैं, फिर हम 1-2 घंटे डिस्कशन करते हैं 5 साल की बच्ची के साथ में। तो मैं बेसिकली मेरा मुआशरे को मैसेज देना होता है कि भाई बेटियों से प्यार करना चाहिए। ये मेरी रीज़न थी बेटी को जो है मीडिया पे लाने की, और बहुत ज़्यादा नहीं है वो। इसी तरह मिसेज़ अगर इस चीज़ को पसंद नहीं करती, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे 2-3 मॉर्निंग शो से, पाकिस्तान के बड़े मॉर्निंग शोज़ है, उधर से आए कि आप फैमिली के साथ हैं, मिसेज़ ने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। मैंने कहा आयशा को, कहते नहीं आयशा को भी नहीं लेके जाना, बस अपने प्लेटफॉर्म पे आप जितना करें, वो उससे भी मुझे रोकती है कि कम करें, और ऐसा कम करूं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर किसी दूसरे को अच्छा मैसेज जाता है, या बिल्कुल कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं इसके अंदर। अच्छा, आपने एक और सोशल टैबू ब्रेक किया, वट्टे सट्टे की शादी का, ये क्या कहानी थी? ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, मैंने अभी थोड़ा अर्सा पहले बिल्कुल इसको अपने फेसबुक पे लगाया था। असल में हम लोग बिलोंग करते हैं चौलिस्तान, बहावलपुर से, और हमारी फैमिली में वट्टे सट्टे का ही रिवाज था, वट्टे सट्टे का भी और कम उम्री की शादी का भी। ये दोनों चीज़ें थी। और मजीद इस पे ये कि जब जो बच्चा पैदा होता था ना, तो पैदा होते ही उसकी मंगनी कर दी जाती थी। अच्छा। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मंगनी कर दी गई, और जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर मुझे बताया गया कि इसके साथ आपकी शादी होनी। अच्छा, जब मैं पैदा हुआ तो जिसके साथ मेरी शादी होनी थी वो उस वक्त 7 ईयर्स की थी। अच्छा, वो आपसे बड़ी थी? 7 ईयर्स। लेकिन अच्छा, मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं इस चीज़ पे जा रहा हूँ कि पैदा होते बच्चे की मंगनी कर दी बड़ों ने। भाई बड़ों को राइट किसने दिया? शरीयत ने नहीं राइट दिया, तो उन्होंने ये मंगनी कर दी, मंगनी हो गई जी। और फिर मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि जी शादी होगी, और उसके भाई की मेरी बहन के साथ होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि हम लोग क्योंकि लाहौर में रहते थे, मेरी सिस्टर्स यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स की उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, तो मुझे ये था कि यार ये मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही कि मेरी सिस्टर की शादी उस लड़के से होगी जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया,
तो ये तो कोई जोड़ी नहीं बनता, कोई तुक्की नहीं बनता। और गांव में, और ये लाहौर में पली बड़ी है, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके लिए फिर जारी बात है मुझे स्टैंड लेना था। मैं सबसे बड़ा था बहन भाइयों में, मैंने फिर स्टैंड लिया। अगरचे घर पे काफ़ी मसाइल भी हुए, लेकिन अम्मी अब्बू ने इवेंचुअली, अब्बू ने शुरू में तो अब्बू ने नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि अब्बू भी दादा के मजबूर थे, दादा की बातों के आगे। लेकिन फिर अब्बू ने कहा ठीक है यार, मेरे बच्चों की लाइफ है, तो मैं इनको जो है ना इस जंगल में नहीं फंसाना चाहता। फिर सिस्टर मुझसे छोटी है, कोई 1-1.5 साल ना, उसकी पहले शादी हुई जब मैंने यूके जाना था 2011 में। वो फिर आउट ऑफ फैमिली हुई। जब आउट ऑफ फैमिली एक सिस्टर की होगी तो बस फिर हमारे घर की कहानी तो ख़त्म होगी ना। मेरी सिस्टर की शादी पे बहुत से रिश्तेदार इसलिए नहीं आए थे कि आपने ख़ानदान से बाहर शादी की है। अच्छा, हमारी फैमिली में ना, गाँव में हमारे अभी भी है ये टैबू, लेकिन अब कम हो गया काफ़ी। बल्कि जब मैंने ये पोस्ट लगाई थी, मुझे काफ़ी लोगों ने नीचे कहा कि जी कितने ऐसे पढ़े लिखे मर्द हैं, PhD की, उन्होंने मास्टर्स किया और वो अनपढ़ लड़के से शादी कर लेते हैं। ये उन मर्दों बेचारों के कमेंट थे, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। ये सारे वही हैं जिनकी कज़न्स को कहा था निकलो बेटा, पढ़े लिखे नहीं हो, फारग तुम फारग हो, मैंने नहीं तुम्हारे से शादी करनी। ये सारे वही लड़कियां बेचारे जो आके अब वहाँ पे ये अपना रोना, लेकिन ये कम लोग थे। तो अब ये बड़ी ही अजीब चीज़ थी, वट्टा सट्टा, और फिर कम उम्री, और फिर पहले से तय हो गया। फिर जब ये हमारी फैमिली में हो गया तो उसके बाद ये टैबू टूट गया। हमारी फैमिली में एक और भी इशू था ना ये, अच्छा, कि फर्स्ट कज़न से आगे की शादी हराम समझी जाती थी। अच्छा, यानी एक तो वट्टा सट्टा और फिर फर्स्ट कजन के साथ, सेकंड कजन के साथ शादी तो ये समझें कि आपने निकाह ही नहीं किया ना। आउट ऑफ फैमिली तो फिर बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली तो आप दार इस्लाम से खारिज है ना। आउट ऑफ फैमिली का मतलब क्या, मुसलमान नहीं रहे, वो तो कहानी खत्म है ना। यानी उसी तरह समझा जाता है कि आप दार इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। फिर हमने कहा कोई करता है तो फतवे देता रहे, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये बस आपकी फैमिली में समझा जाता था? सिर्फ हमारी फैमिली में नहीं, बहुत सारे चोलिस्तान में और इवन सिंध में भी ऐसी वट्टा सट्टा की होती है। लेकिन वहाँ भी अब जो लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं वो आगे वो इसको तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं ये वट्टा सट्टा की शादी क्या होती है। एक घर खराब होता है, दूसरा भी खराब होता है, और फिर अजीब सी चीज़ें होती हैं, अजीब से आपके ऊपर बाउंडिंग्स होती हैं। फिर उस बाउंडिंग्स के बाद आगे बाउंडिंग होती है कि अच्छा इनकी शादी हुई है, और मज़ीद क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कज़न नहीं है जिसके साथ आप मतलब आपकी शादी होनी है, तो या फर्स्ट में नहीं है तो फिर ठीक है, मजबूरी में वो कहते हैं सेकंड के साथ कर लो। और वहां से अगर कोई ऐसा लड़का है जिसकी बहन नहीं है, हाँ, फिर भी वट्टा सट्टा होगा। फिर उस लड़के की अगर कोई फुप्पो होगी या खाला होगी वो उस फैमिली में जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये तय होगा जब आपकी बेटी पैदा होगी तो वो आप यहाँ पे हमें रिश्ते में देंगे वापस। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ों ये तो बार्टर सिस्टम लग रहा है प्रॉपर। हाँ, इंतहाई फजूल और बेहुदा सिस्टम था। और मैंने जब इस पे बात की तो आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, आसान नहीं है। मैं जिस गाँव का रहने वाला हूँ, हमारे बड़े वहाँ पे तंग करते हैं। सिस्टर की शादी भी अक्सर लोग नहीं आए थे, और हमें तो खैर उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब ये वीडियो जब फिर गाँव तक पहुँचेगी, अब पहुँच जाती है, वो लोग फिर रोते हैं, जो बुजुर्ग हैं ना बड़े, वो कहते हैं यार ये क्या सारी बात है, सबको बता देता है। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें बताऊँ। ये असल में अभी अचानक मुझे इसलिए याद आया कि मेरे कज़न की अभी शादी हुई है। वो मेरा भतीजा भी है, मेरा कज़न भी है, मेरे फर्स्ट कज़न का बेटा है, और उसके में भी मेरी कज़न है, तो इसलिए वो भतीजा भी बनता है और कज़न भी बनता है। उसको उसकी शादी हुई तो उसने भी यही किया, वो भी। अच्छा, हमारी फैमिली में हम पहले थे, मैं और मेरे तमाम बहन भाई जो स्कूल गए। इससे पहले हमारी फैमिली को फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई और गया हो। हमारे बाद कुछ और बच्चे आए, स्कूल गए, कॉलेज, अब तो खैर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। फिर ये जो कज़न था ये भी अब लाहौर में रह के ये भी पढ़ लिख गया, इसने भी मास्टर्स किया, फिर ये यहाँ पे जॉब करता रहा, फिर दुबई चला गया, वहाँ पे जॉब शुरू कर दी, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया, फैमिली को सेट किया। मेरा भी ये सिस्टम था, अल्लाह के करम से हुआ सब कुछ। हम लोग बेसिकली बहुत गरीब फैमिली से थे, हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे एरोप्लेन में बैठने का, तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी जहाज़ में बैठ जाएंगे, तो ये तो सवाल ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें करते थे। जब उसने यहाँ पे ये स्टेप लिया ना, उसने कहा कि मैं भी फैमिली में नहीं करूँगा और वट्टा सट्टा तो बिल्कुल नहीं करूँगा, तो उसने भी स्टैंड लिया। फिर उसने भी आउट ऑफ फैमिली शादी की, तो उसके मैंने मुबारकबाद दी, तस्वीर लगा के मैंने फिर पूरी तहरीर लिख दी। तो उससे फिर कुछ लोगों को मसला हो गया। वापस हम फील्ड की बात करते हैं, ई-कॉमर्स की बात करते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन पर काम करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? मैं अमेज़ॉन पे काम करने के कभी भी किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट के साथ काम करें। ओके। अमेज़ॉन के बिजनेस में 60% फेलियर है, 40% सक्सेस है, जिसमें से भी 20% प्रॉपर सक्सेस है, और जो 20% है वो बस आप ये कह लें कि ब्रेक इवन पे रहते हैं, लॉस नहीं करते। ओके। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बगैर पैसों के पैसे कमाएं। आप अमेज़ॉन पे सर्विसेज दे के पैसे कमाएं। आपका क्लाइंट है बाहर का, उसकी इन्वेस्टमेंट लेके। क्या कुछ सर्विसेज हो सकती हैं वो? A to Z सर्विसेज के प्रोडक्ट क्या बेचनी है, सबसे पहली सर्विस होगी, आप उसे प्रोडक्ट हंट करके देंगे। फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट फाइनलाइज होगी, आप फिर अलीबाबा पे जाएंगे, अलीबाबा पे डिफरेंट सप्लायर से चाइना में, हांगकॉन्ग में, इंडिया में, पाकिस्तान में कहीं भी बात करके उनसे प्रोडक्ट लेंगे। ये भी एक सर्विस है सोर्सिंग की। उसके बाद प्रोडक्ट वहाँ से अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे जाएगी, यूके या यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे भी आप बेचना चाह रहे हैं, जहाँ पे अमेज़ॉन एज अ मार्केट प्लेस है। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट पे ऐड चलाना, अब ये सर्विस है।
ऐड चलाने का हर बंदे को पता है। आपके सामने भी आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा रहा होता है छोटा सा, ऐसा पेज जो आपने कभी लाइक नहीं किया लेकिन प्रोडक्ट आपके सामने आ रही है। इसी तरह अमेजोन पे हम वो प्रोडक्ट लोगों के सामने लेके जाते हैं। ऐड चलाना, फिर ऑर्डर्स मैनेज करना, ये सारी चीज़ें ओवरऑल, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, पीपीसी, पेपर क्लिक, स्पॉन्सर ऐड, लॉन्च, और उस प्रोडक्ट को रैंक करना, ये सारी सर्विसेज होती हैं कि एक प्रोडक्ट को नीचे से आपने टॉप पे कैसे लेके आना है। ठीक, अच्छा, एंड पर ये बताइएगा अहमद कि ख़वातीन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में और वो घर बैठकर कैसे पैसे कमा सकती हैं? देखिए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं, मर्द करें या ख़वातीन करें, दोनों ही काम कर सकते हैं। लेकिन ख़वातीन के लिए मैं इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि देखें, घर पे भी ज़ाहिर है हमारे सोसाइटी में होता है ना, ख़वातीन को घर के कामकाज भी होते हैं जी। तो आप आसानी से दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हमारी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके बच्चे हैं, दिन को वो बच्चों को मैनेज करती हैं, सुबह को यानी सुबह तैयारी करके स्कूल भेज के सो जाती हैं, दोपहर को बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर ली, रात को वो काम करती है। इस काम के अंदर ना टाइमिंग का इशू नहीं है, प्रोजेक्ट बेस है ना, आपने रात को बच्चों को सुला के काम कर लिया। इवन अगर आप बच्चे नहीं हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, खातून हैं, आप जाती हैं आती हैं, उसमें भी कोई, खैर मैं इसमें कोई ऐब नहीं समझता, ख़वातीन की जॉब में भी मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ, ख़वातीन को भी काम करना चाहिए। तो लेकिन उस पर यह कि आपको आने जाने की एक हेज़ल है, फिर आने जाने की एक कॉस्ट है, तो आप घर बैठ के आराम से करना, उससे कहीं ज़्यादा पैसे आप, इजाज़त भी नहीं होती ना। जी जी बिल्कुल, हाँ ऐसा भी होता है। बहुत से ख़वातीन को हमारे मुल्क में इजाज़त नहीं है, तो अब, और मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे ख़वातीन को जिनको इजाज़त नहीं है, तो वो घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग कर रही हैं, बहुत अच्छे पैसे बना रही हैं। आप बाउंड नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, आपको छुट्टी लेने की टेंशन नहीं है, कोई मसले नहीं है, किसी किस्म का कोई कदगन नहीं है। बस आप अपनी मर्जी से, आपने जिससे जॉब पकड़नी है पकड़ ली, जिसको आपने रिफ्यूज़ करना आपने रिफ्यूज़ कर दिया। आपके पास 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तीसरा आया, आप समझती है मैनेज नहीं कर सकते, आपने उसे कहा नहीं जी नेक्स्ट मंथ आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। तो इसमें कितनी स्टेबिलिटी है? स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंड करी होती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। शुरू में आपको टाइम लगता है, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल अच्छी बन गई ना, रिव्यूज़ अच्छे आ गए, फिर तो आप स्टेबल हैं। फिर तो इवन मैं ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूं जो महीने में 10, 15, 20 क्या 100 लोगों को रिफ्यूज़ करते हैं कि हमारे पास अभी काम है, नेक्स्ट मंथ आप रब्ता कीजिएगा, अगर पॉसिबिलिटी तो आपका काम कर देंगे। तो जब आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाती है ना, आपके पास रिव्यूज़ अच्छे बन जाते हैं, अच्छा फीडबैक बन जाता है, तो उसके बाद फिर आपको कोई इशू नहीं रहता है इसके अंदर, अनलेस के शाख आपको तंग ना करना शुरू कर देगा। शाख तंग ना करे तो और कोई मसला नहीं होता। ठीक, अच्छा हाफिज़ साहब, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग चाहते हैं कि वो इसको सीखें और इसमें काम करें, तो हम तो आपके साथ जो है वो मल्टीपल सीरीज़ करेंगे। हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी ये डिमांड है, वो भी कहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, और आप भी जो कुछ सीखना चाहते हैं उस हवाले से हमें कमेंट करें। और हाफिज़ साहब, आपको टाइम देना पड़ेगा। ज़रूर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। व्यूवर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।